सो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज नॉर्मल लेबर। ओके, नॉर्मल लेबर डिस्कस करेंगे, थोड़े से एमसीक्यूज करेंगे, पार्टोग्राफ डिस्कस करेंगे, और जो हमारा कल का क्लास होगा उसमें हम डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे। ओके, यस, पूरा लेबर पढ़ेंगे। यस, जो कल पढ़ा वो तो थोड़ा सा ही था आपका, आप लोगों को स्पेशली मैंने दिया था। ऑल राइट, सो नॉर्मल लेबर में क्या है, सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो भी आपके जेंटल ऑर्गन्स के अंदर टेक्स प्लेस होते हैं ताकि बेबी जो बाहर आ सके, सब लोगों को मालूम है, राइट। सो सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन एन जेनिटल ऑर्गन जस्ट इन एन एफर्ट टू एक्सपेल आउट द कंटेंट, जो भी जो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है यूट्रस के अंदर उसे हम बाहर निकाल सके। दो टाइप्स में है, एक आपका है ट्रू लेबर और एक है फॉल्स लेबर। ओके, और ये धीरे धीरे चीजें इंटेंस होती चली जाएंगी, तो प्लीज अपना जो डाटा है वो ध्यान से समझते चले जाना। अगर मैं ट्रू लेबर की बात करूं तो बेसिकली पहले फॉल्स की बात करते हैं, देन आफ्टर ट्रू की बात करेंगे। ड्यू, ओके, कन्फाइंड टू लोअर एब्डोमेन, आपका जो लोअर एब्डोमेन है उसके साथ है अभी ऑर्गन, मतलब कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है वो आपके लोअर एब्डोमेन में, यूट्रस के नीचे, पेल्विक से नीचे नहीं गया है। ओके, सो आपके एब्डोमेन से ऊपर है। नेक्स्ट, अनरिलेटेड टू दी हार्डनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का हार्ड होना भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर यूट्रस हार्ड हो रहा है मतलब कि कॉन्ट्रैक्शंस हैं और अब बेबी नीचे कहीं मूव कर रहा होगा तो वो भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, दैट इज फॉल्स। ओके, देन आफ्टर रिलीव्ड बाय अनीमा एंड एडमिनिस्टर्ड ऑफ सिडेटिव्स, आप किसी प्रकार के सिडेटिव्स दोगे और आप अनीमा दोगे तो पेशेंट क्या करेगा, रिलीफ फील करेगा। तो इस टाइप की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिलीवरी के दौरान या उससे पहले किसी भी पीरियड में देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, फॉल्स लेबर। ओके, नेक्स्ट, विदाउट एनी एफर्ट ऑफ डायलेशन ऑफ सर्विक्स, बिना डायलेशन नहीं, बिकॉज हमने बिशप स्कोर में बहुत क्लियरली पढ़ा था 5 फैक्टर थे जिसमें से हमारे कुछ फैक्टर साफ साफ बोल रहे थे कि सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल अफेसमेंट, सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, तो इस सब का फॉल्स लेबर के साथ सर्विक्स का कोई लेना देना नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, आपकी जो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, प्रीमोनिटरी साइंस 2 वीक अबव द ट्रू लेबर, ये आपके थोड़े से प्रीमोनिटरी साइंस है, आपको बस चेक करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि ऐसे ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, तो हो सकता है कि 2-3 हफ्ते के बाद ट्रू लेबर देखने को मिल सकती है। ओके, ऑल राइट, सो अब बात करते हैं ट्रू लेबर की। तो ट्रू लेबर में पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, वैसे ट्रू लेबर तो इट्स ऑल योर नेचुरल प्रोसेस जो है वो पूरा ही इंक्लूड है इसके अंदर, बट थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस विद रेगुलर ड्यूरेशन, ओके, तो पेनफुल होते चले जाएंगे और रेगुलरिटी के साथ होते चले जाएंगे। नेक्स्ट, डायलेशन देखने को मिलेगी, डायलेशन यहां देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, शो ब्लड एंड म्यूकस, ये क्या होता है, आपके जो सर्विक्स कितने महीनों से बंद है तो वहां पर कुछ सिक्रीशन जुड़ी हुई होती है। ओके, और जैसे ही सर्विक्स थोड़ा डायलेट करना स्टार्ट करती है तो वो प्रोडक्ट वहां से आउट होने स्टार्ट हो जाता है, तो दैट इज समथिंग शो ब्लड म्यूकस, तो वो भी आपको किस में देखने को मिलेगा, ट्रू लेबर में देखने को मिल सकता है। प्रोग्रेसिव डायलेशन एंड अफेसमेंट, और धीरे धीरे जो प्रोग्रेशन है अफेसमेंट का, डायलेशन का, वो आपको देखने को मिलेगा। यस नेहा, इज इट क्लियर, क्या आपको ये थोड़े से डिफरेंस क्लियर हो गए दोनों के? ऑलराइट, ओके, परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन, अब हम देखते हैं बैग ऑफ मेम्ब्रेन। बेसिकली जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन है इट्स लाइक यू नो आपका एक फ्लूइड सा रहता है। ओके, बेबी एमनोटिक कैविटी के अंदर हमने पढ़ा है एमनोटिक फ्लूइड होता है, उसके अंदर बेबी स्विम कर रहा है। सो वो जो फ्लूइड है आपका वो थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाता है और थोड़ा सा बैक साइड बेबी के पीछे रह जाता है। सो यहाँ पे बेसिकली बैग ऑफ मेम्ब्रेन क्या है कि कॉचर फोर्सेप्स, मैंने फोटो भेज रखी है ऑलरेडी ग्रुप में, आप देख सकते हो। उस फोर्सेप्स से क्या कर सकते हो, आप उसे कट कर सकते हो, उसे हुक से फाड़ सकते हो, ताकि ताकि वो जो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है वो इंड्यूस कर सके आपके लेबर को, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं यहाँ ट्रू लेबर के बाद देखने को मिल सकता है, आप कर सकते हो ये चीज। ओके, नेक्स्ट, एबनॉर्मल लेबर, ये तो पूरे डिसऑर्डर्स ही हमारे एबनॉर्मल लेबर के हम पढ़ेंगे, दैट इज लाइक इश्यूज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लेबर, तो उसके अंदर ही सारे डिसऑर्डर्स हमारे आ जाएंगे, बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्मल लेबर। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे हाई प्रेगनेंसीज, ओके, हाई रिस्क इन प्रेगनेंसीज, एंड देन आफ्टर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेबर के प्रॉब्लम्स। ओके, और लास्ट में हमारे मेडिकेशंस एंड हमारा गाइनी जो इससे कंप्लीट होता है। ऑल राइट, सो कॉजेज देख लेते हैं। बहुत सारा बुकिश डाटा अभी आपको देखने को मिलेगा, बट हमें पढ़ेंगे उसे, बिकॉज उसको पढ़ने के बाद हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज आप लोग करोगे आज तो क्लियर हो जाएगा। कॉजेज इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन, ओके, ऑक्सीटॉक्सिन के लेवल के बढ़ने से ट्रू लेबर बाद में आगे प्रोसीड कर रही है। यूट्राइन डिस्टेंशन, ऑल राइट, यूट्राइन जो आपका क्या हो रहा है, डिसेंड हो रहा है, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। प्रेशर ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है, बेबी का जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है, सेफेलिक है तो वर्टेक्स होगा, अगर ब्रीच है तो बटक्स होंगे, तो जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है वो नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा, परफेक्ट।
फैक्टर्स अफेक्टिंग, सेम चीज कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लेबर को, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या मदद कर रहे हैं कि ऐसा क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी पर्टिकुलर नॉर्मल लेबर को। तो सबसे पहले जो फैक्टर दैट इज पेल्विक डायमेंशंस, आपका पेल्विस कैसा है, गायनोकॉइड है, एंथ्रोपॉइड है, प्लेटिप्लॉइड है, एंड्रॉइड है, सबके डायग्राम्स आपके पास हैं ऑलरेडी और आपको पता है ये कैसे कैसे टाइप्स हैं इनके, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। एडिक्वेट पेल्विक इनलेट हमें पता है, दिस इज द पेल्विक ब्रिम, इसके बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं मैं, आउटलेट, और अंदर वाले को इनलेट ब्रिम, सॉरी आउटलेट तो बाहर आएगा बट दिस इज योर फॉल्स पेल्विस ब्रिम, ओके। ये ऊपर का पेल्विक ब्रिम आ गया एंड ट्रू नीचे वाला जिसमें इनलेट है। सो वो इनलेट कैसा है, एडिक्वेट मिड पेल्विस कैविटी, जो पेल्विस की कैविटी है क्या उसकी इश्चियल स्पाइन ज्यादा अंदर तो नहीं है, वरना वो बेबी के हेड को निकलने नहीं देंगी बाहर, तो वो इश्चियल स्पाइन कितने डिस्टेंस में है, और कौन सी लाइन होती है, लैंडमार्क कौन सा है वो 6th का, 6 नंबर पे इश्चियल स्पाइन्स होती हैं और उनका डिस्टेंस है अच्छे से मेंटेन कर रहा है, मिड डिस्टेंस की नहीं। इलियोबैक्टीरियल लाइन इज योर 5th वन ना, मेक श्योर चेक कर लेना, इश्चियल स्टिबोसिस तो आई थिंक 6th ही है। एडिक्वेट आउटलेट, बाहर का आउटलेट कैसा है, ओके बाहर आउटलेट कैसा है, पेल्विस का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो बेबी को डिलीवर करने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट फीटल डायमेंशंस, बच्चे का साइज कैसा है, बड़ा है छोटा है, साइज कैसा है बेबी का, एक्सेसिव साइज तो नहीं है, फीटल स्कल कैसा है, तो ऑल दीज फैक्टर विल हेल्प टू अंडरस्टैंड कि क्या ये प्रेगनेंसी को सॉरी डिलीवरी को आगे मदद कर रहे हैं बाहर आने में कि नहीं कर रहे। यस या परफेक्ट। नेक्स्ट वी हैव फीटल पोस्चर, बच्चे का पोस्चर कैसा है, हमें पता है एटीट्यूड बेबी का कैसा होना चाहिए, फ्लेक्स्ड होना चाहिए, ओके। एंड व्हाट इज एटीट्यूड, हमारे जो बेबी के जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में जुड़े मतलब कनेक्टेड होने चाहिए सो दैट वो फ्लेक्स्ड हो पूरा। एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर, हमारा जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके बैक साइड पे कौन सा पार्ट फील कर पा रहे हैं हम लोग, दैट इज डिनोमिनेटर, तो वो सब भी नॉर्मल होने चाहिए, बैक राउंड होनी चाहिए, एक्सट्रीमिटीज फ्लेक्स्ड होने चाहिए, फीटल हेड अलो स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ द, कौन सा डायमीटर है वो, बाय पैराइटल 9.5 सेंटीमीटर, ओके याद रखना ये बात आपको, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन आफ्टर लेट्स सी फीटल लाई, फीटल की जो लाई है वो हमारे पास बेसिकली इट्स अ लाई, ओके। सो 99% जो लाई होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्गिट्यूडनल, ओके। और आपकी सिफेलिक और ब्रिज दोनों ही आपकी क्या है, स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडनल लाइज आ जाती है, ओके। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ देन आफ्टर वील हैव फीटस फीटल एटीट्यूड, एटीट्यूड में मैंने क्या बोला था, बच्चा कंप्लीटली फ्लेक्स कब होता है, ओके। सो फीटल एटीट्यूड, वेल फ्लेक्स्ड एटीट्यूड, एक्सटेंडेड, पार्शियली एक्सटेंडेड, सो ये हमारे पास टाइप्स आ जाते हैं। देन आफ्टर वी हैव प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में हमें पता है 96.5% जो प्रेजेंटेशन होती है वो कौन सी होती है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, यस। एंड देन आफ्टर डिनोमिनेटर्स सही होने चाहिए हैं, प्रेजेंटिंग पार्ट सही होने चाहिए हैं, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। एंड देन आफ्टर बेबी, अब एक यहाँ पे एक लाइन सी आती है दिस थिंग, ओके। बेसिकली होता क्या है कि बेबी, मैंने आपको शायद कल भी बताया था कि जो बेबी है प्लेसेंटा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्ट्रोजन, बेबी इज नॉट प्लेसेंटा इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बेबी इज रिस्पॉन्सिबल। क्यों, क्योंकि आपका जो बेबी जो है वो पिट्यूटरी हाइपोएक्सिस, ओके। बच्चे के अंदर क्या होता है, जो पिट्यूटरी हाइपोएक्सिस है वो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है ताकि वो क्या कर सके, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जा सके और कॉर्टिसोल रिलीज करवा सके और फिर प्लेसेंटा को बोल सके कि भाई रिलीज कीजिए एस्ट्रोजन, ओके। जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि मदर का प्रोस्टाग्लैंडिन ये सब जो है एक्टिवेट हो जाता है, सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है। तो गाइज ये एक बच्चे का कॉन्ट्रीब्यूशन है मदर को डिलीवरी करे, मदर को इनिशिएट करे, ओके। सो व्हाट इज द बेसिकली, बेबी इज रिस्पॉन्सिबल, बच्चा जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है इस फैक्टर के लिए, क्योंकि प्लेसेंटा डायरेक्ट एस्ट्रोजन सिक्रीट नहीं करता है, बेबी की बॉडी के अंदर ही एक्टिविटी होती है ताकि वो प्लेसेंटा को फर्दर इनिशिएट कर सके, और अब प्लेसेंटा क्या करता है आगे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोग्लैंडिन ये सब मदर को सिक्रीट करवाने की हेल्प करता है। नेक्स्ट एस्ट्रोजन, सो बेसिकली मसाज आपका ऑक्सीटॉक्सिन, रेडी रिसेप्टर, एमनियन डी जनरेट, इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन। इट्स जस्ट सिंपल वे कि आपकी जो मदर है उसको प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल ज्यादा चाहिए है ताकि वो अपनी जो डिलीवरी है, जो भी उसका प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो उसे आउट कर सके, ओके। हम इसे पढ़ते चले जाएंगे डीपली, डोंट वरी। नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन, सेम, इनिशिएट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाएंगे। मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस कौन कौन सी है, एमनियन, कोरियन, आपकी डेसिडुआ एंड मायोमेट्रिम, यहाँ पे ये सारे रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। सो बेसिकली हम कह रहे हैं कि बेबी भी रिस्पॉन्सिबल है ताकि डिलीवरी हो, नंबर 2 एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है ताकि डिलीवरी हो, नंबर 3 प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिस्पॉन्सिबल है ताकि डिलीवरी हो। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है आपके वो बेसिकली क्या कर रहे हैं,
वो बेसिकली हमारी एमनियन पे, हमारे कॉरियन पे, हमारे डेसिडुआ पे, हमारे मायोमेट्रियम पे, हर जगह पे प्रेजेंट है, ताकि कैसे भी करके अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन करवा के बेबी को डिलीवर किया जा सके। ओके, एंड देन आफ्टर जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो सिंथेसिस रीचिंग अ पीक ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द प्लेसेंटा। ऐसा बोला जाता है कि जो प्लेसेंटा डिलीवरी होती है जिस टाइम पे, उस टाइम पे प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि पीपीएच को प्रिवेंट करना है हमें, इसलिए। ओके, सो फॉर एक्सपेल आउट द प्लेसेंटा एंड टू प्रिवेंट पीपीएच, सी पीपीएच पोस्टपार्टम हैमरेज को हमें प्रिवेंट करना है कि वो चीज ना हो सके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी में ज्यादा जो है उस टाइप पे रिलीज होते हैं। थर्ड स्टेज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम ऑक्सीटोसिन आफ्टर बर्थ देखने को मिलता है। कारण क्या है ऑक्सीटोसिन का? ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? नॉर्मल लेबर, ट्रू और फॉल्स लेबर, और सेकंड हमने डिस्कस किया ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब है कि आपके माइंड में ये जो चीज चाहिए हमें एनक्लेक्स के बेसिस पे, वो क्या है? एस्ट्रोजन का थोड़ा सा फंक्शन, बेबी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेबी रोल, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रोल, ये सारे रोल्स आपको पता होने चाहिए हैं। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले इवेंट्स की। ओके, सो देन आफ्टर आई विल, मैं आपको ये सारा का सारा जो है वो कंप्लीट शॉर्टकट में बताऊंगी कैसे कैसे चीजें रहती हैं शॉर्टकट में। ओके, सो यू कैन सी इवेंट इन लेबर क्या है? स्टेज 1, तो पहली हमारी स्टेज आ जाती है, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं? सो लेट्स डिस्कस। पहली स्टेज में गाइज रिमेंबर, एक पेज है, ओनली वन पेज है जो हमें लर्न करना है। उसी पेज को लर्न करने के लिए हम ये सारा पढ़ने वाले आज। ओके, एट द एंड मैं आपसे वो डाटा जो है वो शेयर कर दूंगी ताकि आप उसको डायरेक्ट लर्न कर सको, क्योंकि वही चीज हमको लर्न रखनी है एट द लास्ट। ओके, सो हमारा नॉर्मल लेबर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 to 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। अभी हम बात करें फर्स्ट स्टेज की कि फर्स्ट स्टेज में क्या क्या होता है। सो पहली स्टेज आपकी लगभग 12 से 16 घंटे की है। कितने की है? 12 to 16 आवर। कैसे याद रखें? मेरा एग्जांपल ले लेना, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। सो आप याद रखना 12 o'clock को स्टार्ट हुआ था, ओके, जो प्रोसेस था मेरा, एंड देन आफ्टर मॉर्निंग 10 o'clock तक वो चला था। मुझे एडमिशन 10 बजे के बाद ही मिली थी, सुबह के 10 बजे तक। ओके, 6 o'clock आसपास। तो आपका 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके, तो 8, 9 o'clock तक आपका क्या था? ये स्टेज कंप्लीट तो 16 घंटे की है, तो आप इसको कंप्लीटली ले लो 16 आवर, 10 o'clock तक, 12 से 10 बजे तक सुबह ये चला था स्टेज। इसमें क्या क्या हुआ आई विल लेट यू नो इन अ स्टोरी। ओके, सो प्राइमरी ग्रेविडा में 12 से 16 घंटे की आपकी स्टेज होती है। मतलब अगर किसी को रात को 12 बजे शुरू हुआ है तो सुबह 10 बजे तक आपके ये सब चलेगा। ओके, मल्टी ग्रेविडा में थोड़ी कम शॉर्ट की होती है, 6 to 8 आवर्स। ओके, 6 to 8, लगभग हाफ ही ले लीजिए आप इसका, आधा, 8, 8, 16, तो आधी मल्टी ग्रेविडा में टाइम पीरियड इसका है। अब सबसे पहले हमारे पास आता है फंडल डोमिनेंस। अभी जो मैं बात कर रही हूं फंडल डोमिनेंस, ये क्या है? दीज आर द इवेंट्स कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में हो क्या रहा है। ओके, तो इवेंट्स, फंडल डोमिनेंस होगा ट्यूबल ऑस्टिया। ये एक छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके यूट्रस के ऊपर पाए जाते हैं, एंड व्हाट दे विल डू, जैसे ही ट्यूबल ऑस्टिया एक्टिवेट होते हैं, पूरी की पूरी प्रेगनेंसी, पूरी की पूरी डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है। पूरी आपकी जो स्टार्टिंग पेसमेकर, आपका स्टार्टिंग का पेसमेकर, दैट इज ट्यूबल ऑस्टिया, इसके छिड़ने से, इसके इनिशिएट होने से आपकी जो डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये पेसमेकर काम करते हैं ऐसा। ओके, सो ट्यूबल ऑस्टिया, यूट्राइन पेसमेकर, और कैसे काम करते हैं? डाउनवर्ड एंड लेटरली। ओके, सो डाउनवर्ड और लेटरली काम करेंगे, और इसी को बोल देते हैं हम फंडल डोमिनेंस। व्हाई? बिकॉज फंडल पार्ट कौन सा है? यूट्रस का ऊपर वाला पार्ट है, या तो फंडस वाला पार्ट आ गया आपका ऊपर का, और फंडस पे ही आपकी इनिशिएट हो रहा है डाउनवर्ड और लेटरली। ओके, नंबर 1। नेक्स्ट, फीटल एक्सिस प्रेशर, बच्चे का जो प्रेशर है वो भी, आपका जो बेबी है वो भी पुश हो रहा है नीचे की तरफ। ओके, डाउनवर्ड पुश हो रहा है, एक्सिस, फीटल का जो एक्सिस है वो नीचे की तरफ जा रहा है। एंड इन लेबर विद लॉन्गिट्यूडनल लाई, जो लॉन्गिट्यूडनल लाई है। ओके, सो इन लेबर विद लॉन्गिट्यूडनल लाई, फिक्स्ड हेड फ्रॉम द सेरिब्रल कॉलम, यानी कि जो उसका सर है वो नीचे की तरफ फिक्स हो रहा है। ओके, नीचे पुश हो रहा है। कौन, किसने इनिशिएट किया? ट्यूबल ऑस्टिया ने इनिशिएट किया वो, या तो शुरुआत कैसे होती है आपकी जो डिलीवरी की जो स्टार्टिंग है वो कहां से हुई? फंडल डोमिनेंस, दैट इज द फर्स्ट इनिशिएटिव फैक्टर। आपको सर्विक्स एफेसमेंट, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, बट गाइज ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में फंडल डोमिनेंस पहला स्टेप होता है जो आपकी डिलीवरी इनिशिएट करता है। ओके, ट्यूबल ऑस्टिया, उसने बेबी को नीचे पुश करना स्टार्ट किया। क्या मैंने एंगेजमेंट बोला यहाँ पे? नहीं, एंगेजमेंट यहाँ होने नहीं वाला। पूरी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में एंगेजमेंट नहीं होती है,
सेकंड स्टेज में स्टार्ट होगी, तो हम उसे सेकंड में पढ़ेंगे। फर्स्ट में क्या क्या हुआ, फंडल डोमिनेंस से बच्चा थोड़ा सा नीचे खिसकना स्टार्ट किया बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट फीटल एक्सिस, तो इसी को हमने थोड़ा सा और देख लेते डीपली। बच्चे का एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, पोडाली पोन डाउनवर्ड मूवमेंट, ओके। हेड बेबी का फ्लेक्स हुआ और सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगी और बेबी क्या कर जाएगा, वहां पे रुक जाएगा, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच हो गया बेबी, ओके। अब सेकंड स्टेज में वो एंगेज करेगा, बट अभी यहां पे एंगेज नहीं कर रहा है। अभी पूरी कोशिश क्या है, इस स्ट्रेच से क्या हो जाए, हमारा सर्विक्स डायलेट हो जाए, क्योंकि पहली स्टेज में होता क्या है, सर्विक्स डायलेशन, ओके। सो वी विल सी हाउ इट हैपेंस। तो भाई शुरुआत तो हो गई, फंडल डोमिनेंस से स्टार्टिंग तो हो चुकी है। नेक्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिट्रैक्शंस। दूसरा जो हमारा स्टेप आता है महक, वो क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिट्रैक्शंस। इसका मतलब क्या होता है कि यूट्रस जो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिट्रैक्ट करेगा, मतलब कि वो रिलैक्स नहीं होगा कंप्लीटली। यानी कि एक बैलून है, जब उसे पूरा फुला देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर बाद में रिलैक्स भी हो जाता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, वो फूल गया एक बार तो वो रिलैक्स नहीं होएगा, वो एक नॉट कंप्लीट रिलैक्सेशन की स्टेट में पहुंच जाता है, जिसे बोल दिया जाता है रिट्रैक्शन, ओके। सो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, अपर यूट्राइन सेगमेंट लॉन्गिट्यूडनल शेप की होती है और लोअर यूट्राइन सेगमेंट सर्कुलर शेप की होती है, ओके। सो जो लॉन्गिट्यूडनल है आपकी, वो एक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस करती है, लेकिन जो सर्कुलर होती है वो पैसिव डायलेशन करती है, यानी कि वो वापस अपनी जगह पे वापस नहीं आएगी, वो डायलेट होती चली जाएगी, ओके। इट्स लाइक अ बकेट मैनर, ओके, जिसमें यूट्राइन, जो अपर यूट्राइन सेगमेंट है हमारा, वो लॉन्गिट्यूडनल में है और नीचे का जो सेगमेंट है वो सर्कुलर में है, ओके। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल है ये अपने आप को एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करेगा और नीचे पैसिवली जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगी, ओके। और रिट्रैक्शन में क्या है बेसिकली कि रिलैक्स नहीं होना है, हमको रिलैक्स कंप्लीटली नहीं होना है, थोड़ा सा रिलैक्स होना है पर कंप्लीटली रिलैक्स नहीं होना है। और इसकी जो पोलैरिटी है, ये जो मेंटेनेंस चल रहा है, ऊपर कॉन्ट्रैक्शन नीचे ओपनिंग, ऊपर कॉन्ट्रैक्शन नीचे ओपनिंग, ये जो रिदम बन रहा है, ये जो कोऑर्डिनेशन इन दोनों का, इसे बोला जाता है पोलैरिटी, ओके। तो दूसरा स्टेप क्या आ जाता है हमारा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। तो यानी कि फंडल डोमिनेंस ने मदद किया, फिर आपकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई, रिट्रैक्शन स्टार्ट हो गए। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। नेक्स्ट आप देख सकते हो, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आएगी दैट इज द अफेसमेंट, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो इंसान यहाँ पे रुक जाएगा ना गाइस, जो ऐसा फीमेल लेडी जो यहाँ रुक जाती है, उनका सिजेरियन सेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज दे विल बी इन द पार्टोग्राफ। जब आप पढ़ोगे तो ये कौन सी लाइन में रुक चुके हैं, ये अलर्ट से एक्शन लाइन के बीच में जा चुके हैं, क्योंकि अफेसमेंट हो ही नहीं रही है, कॉन्ट्रैक्शंस भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, फंडल डोमिनेंस भी है, कॉन्ट्रैक्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन अफेसमेंट नहीं हो रही है। सो नाउ द थर्ड पार्ट इज अफेसमेंट। अफेसमेंट में आप क्या देखते हो, इफ सर्विक्स मसल फाइबर ऑफ सर्विक्स गो अपवर्ड, कि सर्विक्स की जो मसल है वो ऊपर की तरफ जाए और ऊपर वाले हिस्से में मर्ज हो जाए, दैट इज लाइक हियर इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। सो इफ सर्विक्स मसल फाइबर ऑफ सर्विक्स गो अपवर्ड एंड मर्ज विद लोअर फ्रैगमेंट, ओके। लोअर फ्रैगमेंट कौन सा था हमारा, यूट्रस का लोअर वाला पोर्शन, उसके साथ मर्ज हो जाए, दैट इज योर 100% अफेसमेंट, यानी सर्विक्स का अब नामो निशान वहां पे नहीं है, ओके। वो अब यूट्रस में मर्ज हो चुकी है। अगर ऐसा हो जाता है दैट इज गुड थिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जब मर्ज होना स्टार्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली नीचे क्या देखने को मिल जाती है, डायलेशन। सो दैट इज नोन एज सर्विक्स डायलेशन। इट इज अ प्रोसेस, ओके, मर्जिंग होने का प्रोसेस है जिसमें ओपनिंग होती है लार्ज इनफ ताकि बच्चा जो है वो वहां से बाहर आ सके, दैट इज सर्विक्स डायलेशन। एंड फुल डायलेशन 10 सेंटीमीटर, कोई नहीं भूलेगा, फुल डायलेशन 10 सेंटीमीटर, ओके, 10 सेंटीमीटर। इसमें हमारे पास अगर मैं प्राइमरी की बात करूं, ये नॉर्सेट का क्वेश्चन है, रिटन बिल्कुल स्ट्रिक्ट क्वेश्चन, कि भाई प्राइमरी ग्रेविडा में स्टार्टिंग में जो आपका यूट्रस, जो सर्विक्स की डायलेशन है वो कितने सेंटीमीटर पर आवरली चलती है। गाइस 0.5 सेंटीमीटर पर आवरली, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि शुरुआत इसी से हुई है, बाद में मल्टी की क्या है, सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है वो मैटर नहीं करता, शुरुआत में क्या है 0.5 सेंटीमीटर पर आवरली स्टार्टिंग में आपकी जो सर्विक्स डायलेट हो रही है वो इस स्पीड के साथ हो रही है, ओके। सो नेक्स्ट मल्टी में क्या होगा 1 सेंटीमीटर, प्राइमरी 1 सेंटीमीटर आफ्टर 3 सेंटीमीटर।
अब क्या होता है, जो आपकी एक्टिव फेज आता है, एक्टिव यानी कि मदर अब जो है ना एक्टिव हो चुकी है, यानी कि 6, 7, 8 घंटे का दर्द लेने के बाद, जिसे हम लेटेंट फेज बोलते हैं, जो आप पढ़ोगे बाद में, उस लेटेंट फेज के बाद जो मदर एक्टिव फेज में आती है, तब भाई 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपकी सर्विक्स डायलेट होना स्टार्ट हो जाती है, वो एक्टिव फेज है। लेकिन अगर मैं बात करूं शुरुआत की, जिसमें कोई फेज नहीं उन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है, देन इट इज अ क्लियरली 0.5 सेंटीमीटर पर आवरली। ओके, सो 0.5 सेंटीमीटर पर आवरली। ओके, कब तक? 3 सेंटीमीटर, मतलब कि लेटेंट फेज, क्योंकि लेटेंट आपकी 1 से 4 सेंटीमीटर की होती है, जो पढ़ोगे थोड़ी देर बाद। और दूसरी वाली क्या है? आफ्टर 3, यानी कि लेटेंट के बाद एक्टिव फेज, उसमें क्या स्पीड रहेगा? 1 सेंटीमीटर पर आवरली या फिर 1.5 सेंटीमीटर पर आवरली इन मल्टी ग्रेविडा। ओके, इज इट क्लियर? परफेक्ट, नाउ लेट्स मूव ऑन। उसके बाद आता है हमारा रप्चर ऑफ एमनोटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन। ओके, ये भी अर्चना अपने आप हो रहा है, किसी ने किया नहीं है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक नेचुरल फीमेल की बात करूं जो अपने आप नॉर्मल डिलीवरीज का होना है, उसके केस में जो रप्चर है वो अपने आप हो जाता है, कोई करता नहीं है उसमें। ओके, तो इंड्यूस कब किया जाएगा? कब पढ़ा था हमने? 6 सेंटीमीटर से कम। मान लीजिए कि किसी का 6 सेंटीमीटर से है, 6 सेंटीमीटर है, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा रहा है, इंड्यूस करना पड़ेगा। या तो आप मैकेनिकली करोगे, या हार्मोनल करोगे, या फिर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करोगे। और आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि हम जो है वो 6 सेंटीमीटर से अगर कम डायलेशन है और रुक गई है वहां पे, तो हम इंड्यूस कर सकते हैं बाय जस्ट रप्चरिंग द मेम्ब्रेन। ओके, ये पॉइंट था वहां पे। सो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो हेड है बेबी, इसके नीचे जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, इसे बोल दिया जाता है फोर आर्म। क्या बोल देते हैं? फोर वाटर। और जो पीछे की तरफ होता है बटक्स के पास, उसे बोलते हैं हिंड वाटर। ओके, छुपा हुआ, हिडन, तो हिंड वाटर याद रखना है। So bag of membrane of water. So the membrane are attached loosely to the presentation of the girdle of the contact of the head. बच्चे के सर के साथ वो वाला जो पोर्शन है वो बहुत लूजली कनेक्टेड होती है, लेयर्स फ्लूइड वाली। तो जो नीचे होगा हेड के नीचे, उसे हम बोल देंगे फोर, और जो पीछे की तरफ होगा वाटर, उसे हम बोल देंगे हिंड वाटर। ओके, सो 2 टाइप के हमारे पास फ्लूइड्स आ जाते हैं। किसके अंदर हो रहा है सब? फर्स्ट स्टेज इवेंट, फर्स्ट स्टेज में। अभी तक हमारा फर्स्ट स्टेज लेबर ही चल रहा है। इसका मतलब आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर खुद से होती है तो वो किसमें हो सकती है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। ओके, एंड आई एम द लाइक एग्जाम्पल, मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो आपका जो इंडक्शन है अगर नहीं हुआ तो आप सेकंड स्टेज में ही करोगे, लेकिन नेचुरली फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ही आपकी जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होती है, ये ध्यान में रखना आपने। ओके, नाउ बेबी विल कम आउट सो दैट इन द सेकंड स्टेज। अब बच्चा कहाँ एंटर करने वाला है? सेकंड स्टेज में, यानी अब हम इवेंट्स पढ़ने वाले हैं सेकंड स्टेज के। ओके, सो लेट्स डिस्कस। ऑलराइट, सबसे इंटरेस्टिंग हमारा आता है सेकंड स्टेज, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। सो 12 o'clock, जैसे मैंने आपको बताया, आई वाज जस्ट, मेरा बर्थडे था उस दिन। सो 12 o'clock के बाद, रात के बाद क्या हुआ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा, बिकॉज फ्यू वीक्स बैक मुझे थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम था, जैसे मैंने आपको बताया था। सो देन आफ्टर 12 o'clock के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि फ्लूइड जो है वो लीक हो रहा है। एंड देन आफ्टर वी वेंट टू एम्स दिल्ली। लगभग हमें 3 घंटे लगे थे फरीदाबाद से एम्स दिल्ली जाने में, और 3 घंटे के बाद भी उन्होंने कहा भी कुछ भी नहीं है, वेट कीजिए, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं हॉस्पिटल गई थी चेकअप के लिए, एंड दे सेड कि इट विल टेक 1 month। सो देन आफ्टर अगेन व्हेन आई वाज डिस्कम्फर्ट, तो हम दोबारा से चले गए, बिकॉज एंशियसनेस बहुत हाई होता है ना, इसीलिए। अब 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक हम वहां बैठे रहे, क्योंकि कुछ हुआ ही, नो डायलेशन, नथिंग। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसमें इंसान टॉक भी करता है, बात भी करता है, चलता फिरता भी है, और थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में भी होता है। ओके, एंड देन आफ्टर लगभग आपका जो 10 सेंटीमीटर का डायलेशन है उसका बीच का ले लीजिए 4 to 10। सो 1 to 4 एंड 4 to 10। तो 1 to 4 का जो टाइम पीरियड है ना, वो लगभग 8 घंटे का है, लगभग 8 hours। यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में आपका 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर फुल डायलेशन होता है। तो जो आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो लेटेंट फेज है वो सबसे लंबी होती है, जिसमें सबसे कम डायलेशन होता है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो वो लोग एडमिट आपको तब तक नहीं करते हैं जब तक आप 4 सेंटीमीटर डायलेटेड नहीं हो। ओके, सो 4 सेंटीमीटर के बाद ही उन्होंने एडमिट किया, एंड दैट वाज मॉर्निंग 10 o'clock। सो मॉर्निंग 10 बजे को उन्होंने एडमिट किया। सो गाइस रिमेंबर दिस थिंग, 4 सेंटीमीटर में पेशेंट घर पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर एनक्लेक्स सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिले जिसमें लिखा है फीमेल वाज एट होम फीलिंग डिस्कम्फर्ट, टॉकेटिव, और उसको थोड़ा सा डिसेंट फील हो रहा था, देन दैट्स अ नॉर्मल फाइंडिंग, नॉर्मल, नो नीड टू वरी, इट्स ओके। उसको थोड़ा सा म्यूकस आ रहा था, एंड शी वाज फीलिंग मच बेटर
अब उसका ब्रीदिंग थोड़ा बेटर फील हो रहा था एंड बट शी इज एंशियस, इट्स ओके, मॉनिटर हर, डॉक्टर को नहीं बताना है, इट्स ओके बिकॉज दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, टिल 4 सेंटीमीटर इज ऑल ओके। ओके, तो अगर आप फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के 4 सेंटीमीटर तक कोई भी डाटा पढ़ रहे हो, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और वो नॉर्मल चीज है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड स्टेज। अगर सेकंड स्टेज का कोई सिम्टम आता है तो दैट इज नॉट नॉर्मल, नो 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 नो, यू हैव टू, इट्स अ रेड फ्लैग, और हमें डॉक्टर को बताना पड़ेगा, हमें हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि वो डिलीवर करने वाली है। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, यानी कि फर्स्ट स्टेज के जितने भी पढ़े, फंडल डोमिनेंस फील हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऑल गुड, ओके ओके, प्रॉब्लम नो, नो इशू। ओके, नाउ द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज बहुत शॉर्ट होती है, इट्स लाइक 2 आवर इन प्राइमरी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट्स। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटीमीटर जैसे ही 10 सेंटीमीटर डायलाइट हो गया, अब ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, अब भाई बेबी जो है वो डिलीवर होगा, लेकिन फिर भी दर्द कितने घंटे का है, 2 घंटे का दर्द, राइट। सो नाउ इसमें देखते हैं, सबसे पहले जो चीज होगी दैट इज एंगेजमेंट, यानी बेबी सबसे पहले एंगेज करता है, और हमने स्टेशंस पढ़ रखे हैं, हमने ऑलरेडी एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला क्लास में स्टेशंस पढ़े थे। सो नाउ लेट्स सी, ये स्टेशन में, हाँ जी, इस्चियल स्पाइंस के पास कौन सा स्टेशन होता है, आपका 0 स्टेशन, -3, -2, -1, मतलब कि अबव द इस्चियल स्पाइन, +1, +2, +3 यानी कि बिलो द इस्चियल स्पाइन। और आपका नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सा वाला बिशप का हाईएस्ट स्कोर कौन सा होता है, +3, +2, +1। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, 0 और +1 को छोड़ के बाकी सब आपके पॉजिटिव आते हैं, सो दीज आर द स्टेशंस। ओके, एंगेजमेंट हो गई, यानी कि इस्चियल स्पाइन से उस बच्चे ने थोड़ा सा डिसेंड, मतलब वहां तक पहुंच गया, इस्चियल स्पाइन पे वो आ गया। ओके, मतलब ट्रू पेल्विस में उसने एंट्री कर ली, तो इस्चियल स्पाइन को क्रॉस कर लिया, अब डिसेंड। एंड गाइस यू नो व्हाट, ये जो डिसेंड स्टेप होता है ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी, थ्रू आउट डिलीवरी चलता है, टिल योर 3rd लेबर तक आपका ये देखने को मिलता है, डिसेंड, बेबी विल डिसेंड। ओके, सो डिसेंड विल नॉट गो एनीवेयर, सो बेबी विल मूव डाउन, वो मूव करता ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, एक स्क्रू है मेरे पास, ओके, और ये दीवार है, ये मदर का पेल्विक फ्लोर है और ये बच्चा है। अगर मैं ऐसे करूंगी तो अब मेरा पेन मुड़ जाएगा, अगर ये सॉफ्ट होता, जैसे बेबी जस्ट बेबी लाइक, अगर ये सॉफ्ट होता तो ये पेल्विक फ्लोर पे यहाँ पे इस तरीके से चलेगा तो ये मुड़ जाएगा, ये पेन मुड़ जाएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से फ्लेक्शन होता है, मदर का जो पेल्विक हिस्सा है, मदर की जो मसल्स हैं, मदर का जो ऑर्गन ब्रिम है नीचे, वो बेबी को क्या कर लेता, रोक लेता है, वेट, वो रुक जाएगा, और बेबी उस रुकने के चक्कर में क्या हो जाता, पूरा फ्लेक्स्ड। पहले तो वो अच्छा खासा हिल डुल रहा था, लेकिन अब वो जैसे डिसेंड किया, जैसे ही डिसेंड बोला मैंने, जैसे ही डिसेंड किया, वो बेबी वहां पे उस मसल की वजह से रुक गया, और रुकने की वजह से उसका स्क्वीज हो गया, वो थोड़ा सा फ्लेक्स्ड हो गया। ओके, दैट इज नोन एज फ्लेक्शन। ऑलराइट, सो हेड फ्लेक्स टुवर्ड द चेस्ट, सर कहां चला जाएगा, छाती की तरफ आ जाएगा। फंडस प्रेशर क्रिएट एंड अ डाउनवर्ड फोर्स, तो फंडल जो हमारा फंडस है यूट्रस के ऊपर का, ओके, द फंडस प्रेशर क्रिएट एंड डाउनवर्ड फोर्स एंड पेरिनियम सर्विक्स एंड सर्वाइकल फ्लोर क्रिएट ऑपोजिट प्रेशर, मतलब मदर का नीचे का हिस्सा बोल रहा है नहीं नहीं ऊपर चलो, और ऊपर वाला बोला नहीं नीचे, तो यहाँ पे एक ऑपोजिट फोर्स लग रही है, लेकिन एक फोर्स जो बच के निकल जाती है, दैट इज बेसिकली योर create an opposite pressure on the fetal head, then the head should be flexed। यहाँ पे नहीं लगेगी वो फोर्स, वो नीचे आएगी और थोड़ा नीचे आएगी। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, फंडस नीचे की तरफ पुश कर रहा है और सर्विक्स वाला नीचे, पेरिनियम वाला एरिया ऊपर की तरफ, तो बच्चा क्या कर जाता है, फ्लेक्स्ड। सो फ्लेक्शन डन, ऑलराइट। सो ये आपके लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये आपके सर्कुलर मसल्स, तो ये सर्कुलर मसल्स ऊपर को प्रेशर डाल रहे हैं और ये वाले नीचे को प्रेशर डाल रहे हैं, तो यू विल सी अ चेंज कि वहां बच्चा क्या हो गया, फ्लेक्स हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, अब इसकी वजह से, ओके, किसकी वजह से अर्चना, ये रुके हुए होने की वजह से, अब बच्चे ने, इस स्क्रू ने क्या करना करी, तो ये स्क्रू ऐसे घूमेगा, तो बेबी विल गाइड रोटेट। अब गाइस यहाँ पे कंफ्यूजन आती है, आई एम सो सॉरी। ऑलराइट, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए दीवार है और मुझे इस दीवार के अंदर जाना है, तो मेरा सर क्या करेगा, इस तरीके से ऐसे करेगा, राइट, घूमेगा, और मेरा शोल्डर क्या करेगा, और मेरा शोल्डर भी घूमेगा, लेकिन सर की जो मूवमेंट है आप देख सकते हो, ऑसिपुट रीजन बिकम बिहाइंड द सिम्प्सिस प्यूबिस। ये थोड़ा समझने वाला प्रॉब्लम है, यहां देखना है प्लीज ध्यान से। ओके, तो ये हमारे पास हमने पढ़े थे रोटेशंस के पैरामीटर्स। आप देख सकते हो इस वक्त इसका जो फ्रंटल, जो सॉरी बैक साइड का जो हमारा फॉन्टेनल है वो पीछे की तरफ है, यानी ऑसिपुट कहां है, बैक साइड, यानी राइट ऑसिपुट और ट्रांसवर्स। पहले मैं टर्मिनोलॉजीज बता दूं,
ऑसिपिटो पोस्टीरियर, यानी कि अगर किसी का ऑसिपिट पीछे की तरफ है तो इसे क्या बोलते हैं, ऑसिपिटो पोस्टीरियर। अगर किसी का ऑसिपिट नीचे की तरफ है तो इसे क्या बोलेंगे, ऑसिपिटो एंटीरियर। दिस इज ऑसिपिटो पोस्टीरियर, ओके, एंड दिस वन इज योर राइट ऑसिपिटो पोस्टीरियर, और ये वाला राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स, सॉरी मतलब ट्रांसवर्स की तरफ आ जाएंगे, राइट लेफ्ट या राइट जो भी साइड है, ओके। तो इस तरीके से हमारे सर का पोजीशन है, राइट लेफ्ट ऐसा ऐसा। ये जो रोटेशन मैं बता रही है 1/8 होती, कितनी होती है, 1/8, यानी कि 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, तो 1/8 रोटेट करता है। तो होगा क्या, अब आप देखो, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर का आपका ये राइट ऑसिपिटो एंटीरियर पे अगर आपका हेड है, और राइट ऑसिपिटो योर व्हाट इज दिस, राइट ऑसिपिटो एंटीरियर बी लिख रखा है मैंने, हाँ ये मैंने बाय मिस्टेक लिख रखा है, ओके। तो राइट ऑसिपिटो आपका जो एंटीरियर अगर हेड होगा तो उसको यहां से लगभग, ओके, आने के लिए यहां तक ऑसिपिटो एंटीरियर तक कितना रोटेट करना पड़ेगा, 180 डिग्री, ओके, 180 डिग्री। लेकिन अगर उसको यहां से यहां रोटेट करना है तो जो उसका जो शोल्डर होगा ना वो 1/8 रोटेट करेगा सिर्फ, यानी अगर सर हमारा 2/8 रोटेट करता है तो हेड हमारा 1/8। अगर हेड 1/8 करता है तो ये 0, ये रोटेट नहीं करेगा। समझ में आया? लेट मी टेल यू वन मोर टाइम। सो यहां पे जो डिफरेंस है ना, जो मैं 1/8 बोल रही हूँ, ये 45 डिग्री का डिफरेंस है। कितना है? 45 डिग्री। अगर उसका सर ऑसिपिटो पोस्टीरियर से लेफ्ट ऑसिपिटो पोस्टीरियर आता है तो उसने उसका हेड कितना रोटेट किया, मैं 45 डिग्री, लेकिन शोल्डर रोटेट नहीं किए। अगर यहां से ऑसिपिटो पोस्टीरियर मेरा यहां तक आता है, लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स तक, जो कि सबसे कॉमन है, ओके, तो ये जो रोटेशन होती है ना गाइस, इसे बोला जाता है 2/8, यानी 2/8 रोटेशन, ओके। एंड दिस 2/8 रोटेशन इज बेसिकली दिस मच। तो इतना गर्दन मुड़ने पे थोड़ा शोल्डर तो मूव करेगा ना, तो रोटेशन जो होती है शोल्डर की वो कितनी होती है, 1/8, ओके। सो दैट इज बेसिकली, आप देख सकते हो इसमें डिफरेंस देखिए। अगर 135 है तो 90 डिग्री शोल्डर घूमेंगे, अगर 90 डिग्री सर घूम रहा है तो 45 डिग्री शोल्डर घूमेगा, अगर 45 डिग्री सर घूम रहा है तो 0 डिग्री शोल्डर घूमेगा। क्यों? क्योंकि 1/8 का डिफरेंस है इसके अंदर, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट योर इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। तो अंदरूनी यूट्रस के अंदर, सॉरी द पेल्विक एरिया के अंदर अगर बच्चे का हेड इंटरनली रोटेट हो रहा है गाइस, तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर वो 1/8 हुआ है तो शोल्डर नहीं करेगा, अगर ये 2/8 हुआ है तो 1/8 करेगा, ओके। तो इस तरीके से ये करता है। अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है हमें कैसे पता चलेगा, तो दैट विल बी रिटन इन द सिनेरियो कि कितना रोटेट हुआ। बिकॉज किसी का 2/8 रोटेट होता है तो शोल्डर थोड़ा सा रोटेट होगा, अगर किसी का सिर्फ हेड ही रोटेट हुआ तो शोल्डर रोटेट नहीं होगा, ओके। डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्शंस के ऊपर, मदर की, और बेबी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो गाइज नाउ नेक्स्ट थी, अब आता है क्राउनिंग, यानी कि इस वक्त बच्चे का जो सर है वो लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स पर जा चुका है, यानी उसने 2/8 रोटेट किया है और शोल्डर ने कितना किया, 1/8, यानी वो बच्चा इस वक्त किस पोजिशन में है, ऐसे है, लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स एंड शोल्डर लिटिल बिट, यानी इस पोजीशन में। अब ऐसे ही बेबी क्राउन कर रहा है, उसका सर ऐसे ही बाहर आ रहा है। अब बाहर जब आप देखोगे तो उसके आपको बाल दिखाई देंगे, ओके। 5 सेंटीमीटर विजुअली आपको बेबी का सर दिखेगा, और बाइपैराइटल कितना है, 9.5, यानी कि 5 सेंटीमीटर से 9.5 सेंटीमीटर में उसको आना है बाहर, तो भाई थोड़ा सा तो सर्विक्स को कट करना पड़ेगा ना। यहीं पे आप एपिजियोटमी देते हो, जस्ट बिफोर द क्राउनिंग। व्हाई? बिकॉज 5 सेंटीमीटर दिख गया। अब भाई सर तो उसका 9.5 सेंटीमीटर का है, तो 5 सेंटीमीटर तो मदर के उसके पैरीने पे चिपक गया है, तो अब आप उसको थोड़ा सा डिस्टेंस डाल के कट कर दोगे वहां पे। आप जे शेप में करो, मीडियोलेटर करो, मीडियल करो, ये हम ऑलरेडी एपिजियोटमी में पढ़ चुके हैं, ओके। सो व्हाट यू विल डू, एपिजियोटमी जस्ट बिफोर क्राउनिंग, और आपकी जो पेरिनियम बल्जिंग होती है उस वक्त, और आपका पेरिनियल एरिया बिल्कुल बाहर की तरफ दिख रहा होता है, उस टाइम पे आप एपिजियोटमी करते हो, तो क्राउनिंग। सो इंटरनल, बच्चा जैसे ही इंटरनली रोटेट किया तो भाई अब उसका सर जो है वो बाहर दिखना स्टार्ट हो चुका है, दैट इज नोन एज क्राउनिंग। सो मैक्सिमम बायपैराइटल डायमीटर इज 9.5 सेंटीमीटर। प्यूबिक आर्क और क्रॉस, यानी जो हमारी प्यूबिक जो आर्क है उसको वो क्रॉस कर लेगा, बाहर आ जाएगा थोड़ा सा। स्ट्रेच वल्वा, हमारी जो वल्वर स्ट्रेच है वो बिल्कुल साफ साफ, वल्वा हमारी बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगी, और हेड रेडी टू डिलीवर, अब हमारा सर जो है वो रेडी है बिल्कुल डिलीवर करने के लिए, ओके। एंड हेड कैन नॉट बी गो बैक, अब वो वापस नहीं जा सकता है। तो बस
जैसे ही अगली दर्द आएगा, अगला पेन आएगा, एपिजियोटमी के साथ बच्चा पूरा बाहर। ओके, सो नाउ द एक्सटेंशन। अब बात आती है कि मैम जो उतना गर्दन वर्दन मुड़ी पड़ी थी, अब एक्सटेंशन में क्या होगा? तो जैसे ही उसको रिलीफ मिला, उसकी गर्दन ऐसे पचक के ऐसे सीधी हो जाएगी। वाई? बिकॉज वो 2/8 रोटेट हुई थी अंदर, तो जैसे उसको थोड़ा सा बाहर आया, ऐसे करके जैसे ही वो बाहर आया, उसकी गर्दन ऐसे हो जाएगी। सो यू विल सी द हेड इज टुवर्ड्स द सिम्फिसिस प्यूबिस। कान जो है वो उसके थाइस के बीच में है, और जो मुंह है उसका वो नीचे एनस की तरफ है। ओके, यू विल सी दैट थिंग। अभी भी शोल्डर क्या है? अंदर ही है, अभी भी शोल्डर अंदर ही है, अभी सिर्फ सर का एक्सटेंशन हुआ है। सो एक्सटेंशन, हेड डिलीवर, देखो क्या हुआ, सिर्फ यहां डिलीवर, हेड डिलीवर बाय कपल ऑफ फोर्सेस, जो पीछे से लगती आ रही है डिसेंट की, वो सब फंडल डोमिनेंस, वो सब की वजह से हेड जो है वो आपका डिलीवर हो जाएगा। नाउ फंडस एंड बियरिंग डाउन, मैंने बताया आपको ऊपर फंडस का प्रेशर, बियरिंग डाउन एफर्ट्स, मदर को वो अर्ज जो है, प्रोपल्सिव फोर्सेस, वो सब बच्चे को बाहर निकालने में मदद कर रही है। ओके, अब आता है, अब आप देखोगे जो पेरिनियम, सर्विक्स और सर्वाइकल की जो फोर्सेस हैं वो ऊपर डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, न्यूट्रल करती है, यानी कि फंडस जो प्रेशर डाल रहा है और नीचे से जो प्रेशर आ रहा है वो कैंसिल हो जाते हैं दोनों, यानी फंडस नीचे को पुश कर रहा है और सर्वाइकल उसका ऊपर को पुश कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल या एंड सर्कुलर, ये दोनों आपस में पुश कर रहे हैं, तो कैंसिल हो जाती है फोर्सेस। लेकिन यहाँ पे आपकी रिमेनिंग फॉरवर्ड फोर्स जो होती है, कि जो फॉरवर्डिंग डाउनवर्ड और फॉरवर्ड फोर्स है, वो फिर भी बरकरार रहती है, और उसी की मदद से क्या करती है, मदर बेबी को डिलीवर करती है। सो नाउ यू विल सी रेस्टिट्यूशन। अब रेस्टिट्यूशन किसे बोला जाता है, आप देख सकते हो, रेस्टिट्यूशन यानी कि बच्चे का सर तो डिलीवर हो गया, अब किसकी बात हो रही है, हमें शोल्डर की बात हो रही है। तो रेस्टिट्यूशन इज बेसिकली आप क्या करते हो, आप अपने हाथों से ऑपोजिट रोटेशन ऑफ द हेड। ओके, सो जैसे ही बच्चे का सर बाहर आया, व्हाट विल हैपन, 45 डिग्री, यानी कि 1/8 का कितना हिस्सा हो जाएगा, थोड़ा सा कम, सॉरी 2/8 सर रोटेट हुआ था, बाहर आ गया, कितना रोटेट हो गया, 1/8, अब बचा कितना, 1/8, तो अब वो 1/8 रोटेट कौन करेगा, रेस्टिट्यूशन में होगा। एंड गाइस यू नो व्हाट, ये खुद नर्सेस करते हैं, मतलब डॉक्टर्स जो होते हैं वो खुद करते हैं, वो खुद बच्चे को थोड़ा सर को सीधा करके फिर शोल्डर से ऐसे करके वो बाहर निकालते हैं। तो ये जो 1/8 बच गया था, दैट इज योर रेस्टिट्यूशन। ओके, सो इंटरनल रोटेशन डिपेंड करती है कितनी हुई, 2/8 हुई या फिर नॉर्मल हुई, क्या है जो भी है। सो 2/8 अगर हुई है तो आपका जो एक्सटेंशन होगा उसमें आधा रिजॉल्व हो जाएगा और आधा आपका रेस्टिट्यूशन में रिजॉल्व होगा। सो ऑपोजिट रोटेशन ऑफ द हेड 45 डिग्री, रिजॉल्व द 45 एंगल टॉट, यानी जो 45 डिग्री का जो फंसा पड़ा था बच्चे का सर, उसको आप क्या कर देते हो, सीधा कर देते हैं between the head and the trunk of the baby. So face come forward the thigh. अब बच्चे का जो फेस होगा वो कहाँ आ जाएगा, थाइस के बीच में, क्योंकि थोड़ा 2/8 से वो थोड़ा सा आ गया था एक्सटेंशन में, और अब आपने रेस्टिट्यूशन में क्या कर दिया, बिल्कुल सीधा। तो अब इसका जो इसका फेस है वो कहाँ आ जाएगा, थाइस के बीच में। एंड अब आती है बात इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर्स। अब इसके बाद क्या होगा, आपके शोल्डर्स को आप रोटेट कर बाहर ऐसा अपवर्ड डाउनवर्ड करके बाहर निकाल दोगे। सो ए एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड और इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, यानी कि इसका जस्ट नेक्स्ट स्टेप है ये। आप देख सकते हो रेस्टिट्यूशन में तो अपने आप हुआ जो हुआ, लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, अब आप कर रहे हो। ओके, सो शोल्डर मूव 45 डिग्री, जो अंदर शोल्डर फंसे हुए थे 45 डिग्री, वो अब आपने इसमें क्या कर दिए हैं, रोटेट करके बाहर निकाल दिए। इज इट क्लियर अर्चना? ओके, एंड देन आफ्टर, उसके बाद क्या होगा, अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। होल्डर प्लेस द एंटीरियर पोस्टीरियर, यानी कि जो फेस है वो टुवर्ड वन थाई कंप्लीटली, बच्चे का जो फेस होगा अब वो बिल्कुल, क्योंकि शोल्डर घुमाया उसने ये सर था, इसको वैसे लेकर उसने शोल्डर को घुमाया है, तो अब उसका जो फेस होगा वो टुवर्ड्स एक थाई हो जाएगा। ओके, और कान एंटीरियर और पोस्टीरियर हो जाएंगे। ओके, और ऑसिपुट कहाँ आ जाएगा, पीछे की तरफ। सो ऑसिपुट जो है वो आपका टुवर्ड्स द अनदर थाई, एक तरफ थाई, एक तरफ आपका ये आ जाएगा, एक तरफ फेस आ जाएगा, और एयर कहाँ आ जाएंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। गाइस समझ में आया आप लोगों को? यस, जितने भी जूम पे ऑनलाइन है, क्या आप लोगों को समझ में आया प्लीज? यस गाइस, मैं सुन पा रही हूँ, आप बोल सकते हो अनम्यूट करके। ओके, मैं दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है, नो इश्यू। लास्ट वाला देख लेते हैं, फिर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ऑल राइट, उसके बाद हमारा ये सेकंड स्टेज, ये डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड ट्रंक, बेबी डिलीवरी फर्स्ट एंड देन डाउनवर्ड देन फॉरवर्ड, यानी कि पहले डाउन, ऐसे बच्चे को नीचे, और फिर ऐसे बाहर। ओके, तो लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, मैं इसको दोबारा से बता देती हूँ।
देन आफ्टर थर्ड आता है। तो लेट्स डिस्कस वन मोर टाइम सो दैट आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। ओके ओके, सो सबसे पहले क्या हुआ, यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होती है इस वाले स्टेप के बाद से। सबसे पहले क्या हुआ बेबी, यस अर्चना, वेरी गुड, सबसे पहले एंगेजमेंट, बेबी ने अंदर एंगेज किया, 10 सेंटीमीटर के डायलेशन के बाद एंगेजमेंट हुई। देन आफ्टर बेबी डिसेंड किया, जो कि थ्रू आउट डिलीवरी चलेगा। देन आफ्टर बेबी ने क्या किया, फ्लेक्स किया। अब मैं करके ही दिखा देती हूँ आपको, बेबी बन जाती हूँ। सो फ्लेक्शन हो गई, फ्लेक्शन के बाद अब क्या होगा, यस बेसिकली आपका जो फ्लेक्स करने के बाद वो स्क्रू बनकर ही तो बाहर आएगा ना। तो दैट स्क्रू व्हाट इट विल डू, जो सर होगा वो हो जाएगा 2/8 यानी कि लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स, ओके। एंड शोल्डर ने भी क्या कर लिया, थोड़ा सा रोटेशन, ऑलराइट। अब क्या होगी फर्दर, क्राउनिंग। व्हाट नेक्स्ट विल कम, क्राउनिंग। अब सर बहुत बाहर आ चुका है, लगभग 5 सेंटीमीटर आ चुका है। अब जैसे ही सर आपका बाहर दिख रहा है, अब क्या होगा नेक्स्ट, ओके आप एपिजियोटमी करके आपने बेबी के सर को क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया। तो जैसे ही क्राउनिंग हुई उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अर्चना, यस एक्सटर्नल रोटेशन कैसे हो जाएगी, एक्सटेंशन होगा ना पहले। आप एक्सटर्नल रोटेशन तो खुद कर रहे हो, मैंने बताया था। सो जैसे ही क्राउनिंग हुई, जैसे ही आपका क्राउनिंग हुआ, क्राउनिंग के बाद आप कट कर दिया, अब अगली दर्द में बच्चे का सर बाहर आया ना, आप अंदर से खींच के तो बाहर लाओगे नहीं, तो बच्चे का सर अपने आप क्या करेगा, बाहर आएगा। और जैसे ही वो बाहर आएगा वो क्या करेगा, रेस्टिट्यूशन, ओके। सो रेस्टिट्यूशन में क्या हो जाएगा, वो जो 2/8 है उसका सर, वो थोड़ा सा खिसक के 45 डिग्री टर्न ऑफ कर लेगा, ओके। सो जो टॉट है, सॉरी, वो थोड़ा सा सीधा हो जाएगा। अब उसका सर यहां से यहां आ गया। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, एक्सटेंशन, सॉरी एक्सटेंशन ऑलरेडी हो चुकी है गाइस, लेट मी शो यू। क्राउनिंग हो गई, एक्सटेंशन हो चुकी है ऑलरेडी। इसके बाद हमने रेस्टिट्यूशन कर दी, जिसके अंदर बेबी का 45 डिग्री थोड़ा सर सीधा हो लिया, अभी भी पूरा ऐसा नहीं है लेकिन इतना हो लिया। अब आप क्या करोगे, 45 टर्न हो गया, ठीक। इसके बाद लास्ट में आता है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। तो जैसे ही आपने सर यहां से पकड़ के इसको ऐसे किया और शोल्डर को भी सीधा किया, आपने डाउनवर्ड और अपवर्ड बेबी को बाहर निकाल लिया, वो इसका अगला स्टेप आ जाता है, ओके। सो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, मतलब आप इसको करोगे अपने आप हो जाएगा, ऊपर वाली चीज अपने आप विल टेक्स प्लेस, बट यू विल व्हाट यू विल डू, एक्सटर्नली रोटेशन ऑफ द हेड एंड शोल्डर अपने आप इंटरनल रोटेट हो जाएंगे। और जिसके बाद आप क्या देखोगे कि भाई बेबी जो है वो पूरा पूरा आपका बाहर आ जाएगा, ओके। और लास्ट में आप डिलीवरी कर दोगे शोल्डर की और ट्रंक की, जिसमें आप डाउनवर्ड और अपवर्ड बेबी को बाहर निकाल लोगे। इज इट क्लियर, यस शिवाली, नाउ क्लियर, परफेक्ट, ऑल राइट, लेट्स, या यस बोलिए, यस एक्चुअली हमें करनी पड़ती है प्राइमी में, क्योंकि एपिजोडमी के जब आप कारण पढ़ते हो ना डियर, तब क्या कारण होते हैं, हार्ड पेरिनियम, राइट। वो पेरिनियम बहुत हार्ड है, यानी सर्विक्स ने तो बेचारी ने 10 सेंटीमीटर डायलेट करके एंगेज कर दिया बेबी, लेकिन जब बात आई पेरिनियम एरिया की तो भाई वो फंस गया वहां पे। तो कई बार क्या होता है कि प्राइमरी के केसेस में आपको वो जो पेरिनियल एरिया होता है वो बहुत हार्ड होता है, और बेबी कई बार बड़ा है, 10 सेंटीमीटर होने के बावजूद भी बच्चा बड़ा है, तो जब जो एपिजियोटमी है उसमें कुछ लैंडमार्क्स है, अगर वो फुलफिल कर रहा है उन सब में पैरामीटर्स में, तो एपिजियोटमी कर सकते हैं, ओके ओके जूही, या यस टीयर के चांसेस रहते हैं, इसीलिए जूही क्या आपके बेबी हैं, अच्छा सिमरोज, हाँ फिर तो छोड़ो। तो सिमरोज द थिंग इज बेसिकली जो आपकी पेरिनियम है वो टेयर हो सकता है उसमें और बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो उस सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एपिजियोटमी करते हैं। और 10 सेंटीमीटर तो बहुत ऊपर है ना वो हिस्सा, सर्विक्स तो आपकी ऊपर है, बच्चा तो नीचे से बाहर आना उसके बाद, राइट। तो जो कैनाल है आपका दैट इज बिट लॉन्ग, तो सर्विक्स तो डायलेट करके ऊपर हो गया, यूट्रस में मर्ज हो गया, लेकिन बच्चा तो नीचे पेरिनियल एरिया के बाद बाहर आएगा ना, इसीलिए वहां एपिजियोटमी करनी पड़ती है, ओके। ऑलराइट, सो नाउ गाइज लेट्स सी टू थर्ड स्टेज में क्या क्या इवेंट होंगे। बस आप सेपरेशन करोगे, डिसेंड होगा और एक्सपल्जन होगा बच्चे का, सॉरी प्लेसेंटा का, बेबी तो हो गया, प्लेसेंटा का एक्सपल्जन होता है थर्ड स्टेज में। सो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़े से थर्ड स्टेज के देख लेते हैं स्टेप्स। थर्ड स्टेज
30 मिनट्स टू 15 मिनट्स, मतलब विद इन 15 मिनट्स जो आपका प्लेसेंटा है वो आपका एक्सपेल आउट हो जाना चाहिए। आइडली अगर ऐसा ना हो तो हमें अलग अलग मैनुअली यूज करना पड़ता है, हाथों से निकालते हैं, अलग अलग तरीके के इस्तेमाल करनी पड़ती चीजें। लेकिन अगर 13 to 15 मिनट अगर है तो हम वेट कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में प्लेसेंटा आउट करना इट्स नॉर्मल थिंग। जबकि मल्टी ग्रेविडा में तो 15 मिनट्स में ही आपका जो है वो प्लेसेंटा आउट हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। सो बेसिकली आप देख सकते हो एक क्वेश्चन आता है, ये नॉर्थ सेट का फेवरेट क्वेश्चन है, रेट्रो प्लेसेंटल, यानी कि प्लेसेंटा कई बार जब हम खींचते हैं, टर्न करते हैं, तो उसके पीछे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। ओके, सो हीमाटोमा कई बार वहां प्रोड्यूस हो जाता है। सो बेसिकली तो पेशेंट को बोलने कि आप यूरिनेट करना है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसने यूरिनेट नहीं किया इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लीडिंग जो है वो ब्लेडर के ऊपर उसको ऑल्टर कर रही है, उसके सेंसेस को लॉस कर रहा है। तो ये आपका हीमोटोमा इज लाइक वेरी बिग थिंग, वो रोक सकता है, यूरिन को बाहर नहीं आने देगा, ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। सो रिट्रोप्लेसेंटल हीमोटोमा, ब्लेडर कंप्रेस हो जाएगा एंड विल नॉट बी एबल टू यूरिनेट, और आप यूरिनेट जो है वो नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए 1 घंटे के अंदर अंदर यूरिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और गुड मानी जाती है कि हाँ अब सब ठीक है अगर उसने यूरिनेट कर लिया। एंड यू नो व्हाट, इन माय केस मैं आई थिंक 3-4 आवर तो यूरिनेशन, बिकॉज मैंने पानी नहीं पिया था काफी टाइम में, कुछ भी प्यास भूख सब बंद। सो उस वे में भी यूरिन कई बार पास नहीं करते, बट दे विल नॉट लेट यू गो होम। अगर आपने यूरिनेशन नहीं किया, बेबी ने यूरिनेट नहीं किया, मोशन पास नहीं किया, तब तक आपको वो भेजेंगे ही नहीं घर, क्योंकि ये कितने इंपॉर्टेंट डाटा है। तो ध्यान रखना इस बात का कि यूरिनेशन वाला कंसेप्ट इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद आप एमनियन, कॉरियन, अम्बिलिकल कॉर्ड ये सब चेक करेंगे। 3rd स्टेज में आराम से अपना सब चेक करते हो। और गाइस जो 4th स्टेज होती है वो सिर्फ आपकी यूट्रस की होती है, जिसे हम डिस्कस करेंगे कि यूट्रस में क्या क्या है, तो यूट्रस में आपको देखने को मिलेगा। अब जल्दी से थोड़ा सा थ्योरेटिकल डाटा देख लेते हैं, देन आफ्टर एमसीक्यूज करेंगे हम लोग। ओके, 1st स्टेज ऑफ लेबर। ओके, लेट मी जस्ट ग्रैब माय पेन। ऑलराइट, सो अब हम बात करने वाले हैं 1st स्टेज ऑफ लेबर। 1st स्टेज ऑफ लेबर, सर्विकल डायलेशन। ओके, 0 to 10 सेंटीमीटर, हमारा जो सर्विक्स है वो 0 से 10 सेंटीमीटर तक डायलेट करता है 1st स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। ओके, 100% एफेसमेंट होनी चाहिए इसके अंदर। और आपका जो फैक्ट्स है वो क्या क्या है, जो आपकी 1st स्टेज ऑफ लेबर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आपकी लेटेंट फेज, ओके, आपकी एक्टिव फेज और ट्रांजिएंट फेज। ओके, ट्रांजिशनल बोल दो, ट्रांजिएंट फेज। सो 3 फेज वी हैव। ओके, इन 3 फेजेस के अंदर जो आपकी सबसे पहली वाली फेज है, ओके, वो फेज आपकी सबसे लॉन्गेस्ट होती है। ओके, तो जो लॉन्गेस्ट स्टेज स्पेशली फॉर द फर्स्ट मदर्स, तो पूरी की पूरी 1st स्टेज ऑफ लेबर ही आपकी पहली जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है प्राइमरी ग्रेविडा, उनमें पूरी की पूरी 1st स्टेज ऑफ लेबर लगभग 12 से 16 घंटे की होती है, जो कि काफी ज्यादा लंबी है। और आई स्टिल रिमेंबर द क्वेश्चन कि क्वेश्चन था कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो पूछ रही है कि मेरे जो साथ वाले जो मल्टी है उनकी तो काफी जल्दी डिलीवरी हो गई एंड द फर्स्ट वन मेरे फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, तो मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है। आंसर क्या था कि भाई जो 1st स्टेज ऑफ लेबर होती है प्राइमरी ग्रेविडा में वो काफी लंबी होती है, सर्विक्स की डायलेशन लंबा समय ले जाती है, इसीलिए आपकी जो डिलीवरी है वो काफी लंबा टाइम ले रही है। तो आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में भी, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। एंड देन आफ्टर इट हैज 3 फेजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी 1st स्टेज ऑफ लेबर में कितने फेजेस है, 3 फेजेस। नंबर 1, ओके, और क्या बात है इसके बारे में, स्टार्ट विथ ट्रू लेबर। ये किसके साथ स्टार्ट होती है, ट्रू लेबर के साथ स्टार्ट होती है। सो अर्ली लेबर, लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन, तो 3 फेजेस आगे आपके एक 1st स्टेज ऑफ लेबर में। नंबर 1 इज योर लेटेंट, नंबर 2 इज योर एक्टिव एंड नंबर 3 इज योर ट्रांजिशन। इन तीनों में से जो लेटेंट होती है वो सबसे लंबी होती है, एक्टिव थोड़ी उससे छोटी और ट्रांजिशन बिल्कुल ही छोटी, इतनी छोटी कि पार्टोग्राफ में इसका जिक्र ही नहीं किया गया, इतना फास्ट होता है ये। नेक्स्ट, अब देखते हैं लेटेंट फेज के बारे में। लेटेंट फेज में जो आपकी सर्विक्स है वो डायलेट करती है 4 सेंटीमीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ओनली 4 सेंटीमीटर ही डायलेट होता है, और वो डायलेशन आपकी लगभग 8 घंटे की होती है, और उसमें आप काम भी कर रहे हो, कुछ खा पी भी रहे हो, अपना रो भी रहे हो, हंस भी रहे हो, सब कुछ ही कर रहे हो। तो इट्स जस्ट लाइक अ लेटेंट फेज। ओके, एंड 0 to 6 सेंटीमीटर, बेसिकली 4 सेंटीमीटर पार्टोग्राफ के हिसाब से। So cervix dilate from 1 to 4 सेंटीमीटर and thin, okay, वो पतली होती चली जाती है और 4 सेंटीमीटर तक खुल जाएगी। okay, और अमेरिकन कॉलेज के हिसाब से 0 to 6, बट हम लोग पार्टोग्राफ के हिसाब से चलेंगे और 4 सेंटीमीटर ही आपको याद रखना है। ओके, ऑल राइट, एंड देन आफ्टर हमारे पास नेक्स्ट आती है, दैट इज योर सेकंड, पर इससे पहले देख लो, कॉन्ट्रैक्शन अकर्स, लेटेंट की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है, लेटेंट की। कॉन्ट्रैक्शन अकर्स एवरी 5 to 30 मिनट,
हर आधे घंटे में आपके जो पेन है वो आ रही है, आपको हाफ आवर के बाद दर्द आ रही है, जो कि 30 से 40 सेकंड तक, 40 से 45 सेकंड तक रह रही है दर्द। ओके, सो 30 मिनट्स एंड 30 to 45 सेकंड, सिंपल 30 मिनट्स 30 to 45 सेकेंड्स। ये आप प्लीज डायरेक्ट लिख लीजिए, वरना मैं आपको एक डाटा प्रोवाइड करूंगी जिसमें सब कुछ डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। ओके, सो कॉन्ट्रैक्शंस अकर एवरी 5 to 30 मिनट्स एंड कितना टाइम तक रहेंगी? 30 to 45 सेकेंड्स। कॉन्ट्रैक्शन आर लेस इंटेंस, काफी कम इंटेंस होते हैं, इसीलिए मदर कभी खाना भी बना रही है, खा भी रही है और घूम रही है, फिर रही है ना, तो इसीलिए लेटेंट फेज जो होता है वो थोड़ा सा इजी होता है। लॉन्गेस्ट फेज जैसे मैंने बताया सबसे लंबा होगा। ओके, सो जो फर्स्ट टाइम मदर्स होंगी मोर देन 20 आवर्स भी हो सकता है और मोर देन 14 आवर्स भी हो सकता है। ओके, मल्टी पैरा में। सो इफ वुमेन एट होम, अगर वो घर पर है तो क्या करोगे आप? बीइंग अ नर्स व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो शुड मॉनिटर कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन, देखे थोड़ा अपने बारे में थोड़ा देखे, कंफर्टेबल रहे। ओके, एंड होम अंटिल वाटर ब्रेक्स, घर पे रहे जब तक उसका आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं हो जाता तक वो घर पे रहे, और जब तक वो एक्टिव में एंटर ना कर जाए। वो कहाँ रहे महक? घर में। इसीलिए गाइस जब आप पार्टोग्राफ पढ़ोगे वहां पर जो सेंटीमीटर की डायलेशन की चार्टिंग है वो 4 सेंटीमीटर के बाद शुरू होती है। ओके, इसीलिए क्यों? क्योंकि लेटेंट फेज आपका 4 सेंटीमीटर तक होता है और वो 4 सेंटीमीटर आप नॉर्मल वॉक करके घर पे सब टाइम पास कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आती है बात मेन सेंटीमीटर की, दैट इज योर एक्टिव फेज। ये अब भाई कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, आपको ऐसा फील होगा कि भाई अब मेरे बस का नहीं है, तो यू आर नाउ इन एक्टिव फेज। एक्टिव फेज के अंदर भी इंसान सांस ले पाता है, उसे लगता है हाँ थोड़ा सा अभी कॉन्ट्रैक्शन आया है, अब मुझे थोड़ा रिलीफ मिलेगा, अभी कॉन्ट्रैक्शन है थोड़ा रिलीफ मिलेगा। सो गाइज वो क्या टाइम पीरियड है? इट विल डायलेट 4 to 7, लगभग 4 से 7 सेंटीमीटर की डायलेशन आपके एक्टिव फेज में हो जाती है। ओके, एंड स्टार्ट एट 6 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन, बट हम लोग तो ऊपर वाले ही मानने वाले हैं, तो इसीलिए आप उसी को ध्यान देना। okay, so contraction will noticeably stronger and longer, okay, because वो 45 से 60 सेकेंड की जो वो आ रही है हर 3 से 5 मिनट में। पहले वो 30 मिनट में 30 से 45 सेकेंड तक रह रही थी सिर्फ, लेकिन अब हर 3 से 5 मिनट में कितना सेकेंड? 60। आपको 60 याद रखना है, सिंपल। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में एक्टिव फेज कितने सेकेंड का? 60 सेकेंड का, आपको ये याद रखना है। सो कॉन्ट्रैक्शन जो है वो आपकी हर 60 सेकेंड तक रह रही हैं और हर 3 से 5 मिनट में आ रही हैं। कब तक? 7 सेंटीमीटर तक ऐसा रहेगा। एंड वाटर ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि हम उन्हें ऑलरेडी पढ़ लिया है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर ही आपका जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है वो टेक्स प्लेस करता है, तो इसमें ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्या होगा? आप खुद भी कर सकते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं वो लोग खुद भी करते हैं। इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर फॉर मेकोनियम स्टेन फ्लूइड। ओके, जब वो एमनोटिक फ्लूइड जब बाहर आएगा उसका कलर मिल्की है कि नहीं है, वाटरी है कि नहीं है, मेकोनियम स्टेन तो नहीं है, वो सब नोटिस करना मदर का जिम्मेदारी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। इसीलिए जब भी आप पेशेंट को एजुकेट कर रहे हो क्वेश्चंस में, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस फेज में है तो उसको ये भी पता लगाना है कि कलर कैसा है मेकोनियम का, एमनोटिक फ्लूइड का। ब्राउन है, येलो है, ओके, बेबी कैन एस्पिरेट इनटू लंग्स में जा सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, ब्लॉकिंग एयरवे कर सकता है, बच्चे को डिस्ट्रेस में डाल सकता है, तो इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है एक्टिव फेज में। देन आफ्टर नाइट्रोजन पेपर टेस्ट, हमने ऑलरेडी पढ़ा नाइट्रोजन के बारे में, हमने क्या बोला था? यस शिवा, लेट मी आस्क फ्रॉम अदर्स, आई नो यू गाइस आर परफेक्ट। इसमें देखना, ओके सिमरोज, कैन यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि नाइट्रोजन पेपर टेस्ट क्या होता है? व्हाट इज नाइट्रोजन टेस्ट? यस, परफेक्ट, वेरी गुड। और कारण क्या है इसके पीछे? वेरी गुड, वो बेसिक, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसीलिए क्या होगा कि पीएच से कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। परफेक्ट। इंटरवेंशंस क्या क्या दोगे? तो इंटरवेंशंस क्या रहेंगे? प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी गर्म पानी से नहाने को बोलना, ही फॉरेन कंट्रीज में बहुत कॉमन है, वार्म बाथ, शावर लेना, ये सब। ओके, एंड नो फार्माकोलॉजिकल चेंजिंग पोजीशंस, वार्म, ओके, कॉन्ट्रैक्शंस, ब्रीदिंग टेक्निक सिखाना, आइस फ्लूइड टू ड्राई माउथ में थोड़ा सा बर्फ वाला पानी फेस पे लगा के देना। और फार्माकोलॉजिकल में क्या कर सकते हो? एपिड्यूरल, जैसे कि मेरे केस में हुआ था। ओके, सो इफ द मदर इज नॉट एबल टू बियर द पेन, वो बहुत ही एक्सटेंड में है, तो एपिड्यूरल भी जा सकते हैं। एपिड्यूरल प्रोसीजर क्या है मैं आपको बता दूं गाइस, अगर किसी इंसान को
आपको नॉर्मल डिलीवरी करनी है, सिमरोज नॉर्मल डिलीवरी, तो एपिड्यूरल दिया जाता है एंड दैट एपिड्यूरल विल बी एट द बैक। ओके, पूरा प्रोसीजर इसका वी विल डिस्कस दैट थिंग ऑल्सो, लेकिन आपको अभी यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि एपिड्यूरल नॉर्मल डिलीवरी में, यस, नॉर्मल डिलीवरी के अंदर एक्टिव फेज में दिया जाता है, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, और उस एपिड्यूरल का मेन रीजन क्या है कि जो डायलेशन है, जो जिससे मदर को पेन हो रहा है, वो डायलेशन भी होती रहे और मदर को पेन भी ना हो। Okay, that's why epidural in the active phase. All right, and then आप पेशेंट को encourage करेंगे frequent urination के लिए to bladder empty, क्योंकि कई बार bladder full होने से भी contractions properly नहीं आते हैं और cervix dilate नहीं होती है। तो देख लो यहाँ पे थोड़ा सा मार्क किया हुआ है, तो encourage mother for the emptying of the bladder. ओके, लास्ट ट्रांजिशन आती है, थर्ड स्टेज क्या, सॉरी फर्स्ट स्टेज ऑफ नॉर्मल डिलीवरी में जो तीसरा फेज होता है वो कौन सा होता है अर्चना? ट्रांजिशन फेज। और ये तो पता ही नहीं लगता है। ओके, सो और पार्टोग्राफ में इसकी चार्टिंग भी कहीं पे भी नहीं है। सो दिस फेज इज लाइक 8 to 10 सेंटीमीटर कंप्लीट डायलेशन, और जब जिसकी 7 होगी उसकी एकदम से 10 भी हो जाएगी, तो इसीलिए इतना नोटिसेबल नहीं है ये, बट आप ध्यान रखना लास्ट फॉर 30 मिनट्स और कितनी देर में? टू 2 आवर्स पूरी फेज ही आपकी बची हुई, लास्ट के जो 2 घंटे होंगे 2 आवर्स की आपकी लगभग फेज होगी, जिसमें आपका पूरा 8 से 10 सेंटीमीटर 2 घंटे के अंदर पूरा डायलेट हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी हमारे पास नेक्स्ट आता है इसके अलावा ओके इंटरवेंशंस। सो प्रोवाइड सपोर्ट, ब्रीदिंग टेक्निक्स, इनकरेज करना, मदर को माइटल्स मॉनिटर करना, उसका बीपी वगैरह चेक करना, और जो फीटल का जो हार्ट रेट है वो सब देखना, ये सब इसमें होता है। एंड हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए बच्चे की? 160 के आसपास। ओके, इट शुड बी लाइक विद इन 110 to 160। मदर कॉन्ट्रैक्शन लेंथ कैसी है, फ्रिक्वेंसी कैसी है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ये सब पता होनी चाहिए आप लोगों को, मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। बेबी का रिएक्टिव है कि नहीं है। ओके, टेस्ट नेगेटिव है और रिएक्टिव है, इसका मतलब है 15 मिनट के लिए जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो आपके 15 सेकेंड्स तक 15 की बीट ऊपर नीचे जा रही है, 15 बीट्स पर मिनट इंक्रीज होता है फॉर एटलीस्ट 15 सेकेंड्स टू कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग इन योर वन स्ट्रिप। ओके, तो अगर ऐसा है तो मतलब कि टेस्ट क्या है? नेगेटिव है और रिएक्टिव है। अर्चना, रिएक्टिव एंड नेगेटिव, हाँ नॉर्मल की बात कर रही हूँ। यस, तो इट शुड बी रिएक्टिव या एंड नॉर्मल। शी इज ऑलवेज कंफ्यूजिंग, बिग कंफ्यूजन। check once, that is not positive. नेगेटिव वाला नहीं है पॉइंट, नेगेटिव मैम कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। कंफर्म करो आप एक बार, वो बेटर रहेगा। इट इज बेटर ऑप्शन। सो नाउ द सेकेंड इज जो अर्ली डी एक्सेलरेशन, लेट और वेरिएबल, ये क्या है? आपके टेस्ट पॉजिटिव है, बच्चा इज नॉट रिएक्टिंग। ओके, दैट इज पॉजिटिव, कंफर्म कर लो आप, बेटर रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है? वैसे तो हमने इवेंट सारे बहुत अच्छे से डीपली पढ़ लिए हैं कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या इवेंट्स हैं, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन से देख लेते हैं एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। cervix is fully dilated so baby can start descending into the birth canal, जो कि हमने पढ़ा था, बेबी का अफेसमेंट होना, सॉरी एंगेजमेंट होना, देन सर्विक्स का डायलेशन होना, ये सब चीजें आपको देखने को इसके अंदर मिल रही है। सो सर्विक्स तो पूरी तरीके से डायलेट हो चुकी है। यस अर्चना, सो ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी जो डाटा है ना वो आप इतना रिवाइज कर लो कि वो कंफ्यूजन रहे ना। रिएक्टिव है बेबी, ओके, या दैट इज योर नेगेटिव टेस्ट। पॉजिटिव का मतलब है बच्चा रिएक्ट नहीं कर रहा है और वो नॉन रिएक्टिव है। ओके, cervix is fully dilated so baby can start descending into the birth canal. ओके, और कौन सा स्टेशन आपका? लगभग आपका +1 से नीचे का स्टेशन, इश्चियल स्पाइन का जो स्टेशन होगा वो नीचे होगा, +1 से नीचे होगा। नेक्स्ट क्या होगा? 5 सेंटीमीटर प्लस जो आपका हेड वो जो है क्राउन करता है, हमेशा 5+ सेंटीमीटर के नीचे जब भी होता है वो तब क्राउन करता है। कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर भी स्ट्रॉन्ग चलेंगी, लगभग 60 से 90 सेकेंड्स, ओके, 60 to 90 सेकेंड्स तक चलेंगी और हर 2 से 3 मिनट में आ रही है। All right. So first time mother this stage will be approximately 1 hour and may last for 3 hours to 20 minutes in the multi-para. Okay. जैसे एक रिटर्न डाटा है, अब इंटरवेंशंस ध्यान में रखो। इंटरवेंशंस क्या देंगे? क्योंकि गाइस जो हमने पढ़ा एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, वही आपका सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में होता है। ओके, सो अब मैनेजमेंट देखते हैं हम लोग। वॉच फॉर द चेंज इन द पेरिनियम, जो पेरिनियल एरिया जो क्राउनिंग हुई थी उस टाइम पे आप उस पेरिनियम एरिया को थोड़ा देखिए ध्यान से। बर्थ ऑफ द बेबी इज अप्रोचिंग और नॉट। सो बल्जिंग पेरिनियम एंड रेक्टम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट,
पार्ट ऑफ द बेबी प्रेजेंट, कौन सा बेबी का पार्ट आपको दिख रहा है, इंक्रीज इन ब्लडी शो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसा है, वो सब आपने देखना है इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ओके। एंड देन आफ्टर टीच, मदर को क्या टीच करना है, हाउ टू पुश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो exhale when pushing, okay, and positioning, high follower and lithotomy, position देंगे मदर को, squatting, sideline, maintain comfort measure, encouragement and praise, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप कर सकते हो, and record exact time, okay, exact time जो है उसका वो रिकॉर्ड करना है ऑफ द बेबी, बाय पार्टोग्राफ को मेंटेन करने के लिए, ताकि अगर बेबी का सिजेरियन सेक्शन होना है या जो भी है, अगर बाय चांस कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है उस केसेस में। लास्ट आता है हमारे पास थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, स्टार्ट्स विद फुल डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी की डिलीवरी हो चुकी है। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या हुआ, बेबी डिलीवर किया हमने, हेड डिलीवर किया, फिर शोल्डर डिलीवर किए, ट्रंक डिलीवर किया। जबकि थर्ड स्टेज में अब आप किसके बारे में बात कर रहे हो, एंड ऑफ द बेबी, बेबी इज ऑलरेडी डिलीवर्ड, अब बात कर रहे हो प्लेसेंटा के डिलीवरी की, ओके। सो एंड विद द फुल डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, एंड देन आफ्टर बेबी हार्ट लास्ट 5 से 15 मिनट, आपका लगभग 15 मिनट्स तक आपका ये रहेगा। एंड द लॉन्गर द स्टेज द इंक्रीज रिस्क फॉर हैमरेज, ये मैंने आपको बात बताई थी, जिसमें जितना ज्यादा लंबा समय लगता है उसमें हैमरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड रिटेन प्लेसेंटा, ओके, रिटेन प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है, प्लेसेंटा कुछ पार्ट बार रुक चुके हैं, रह चुके हैं, जिसकी वजह से मदर एक्सपायर भी हो सकती है, इन्फेक्शन सेप्सिस में जा सकती है, हैमरेज में जा सकती है, परफेक्ट। Alright, so sign that the placenta is about to deliver, ऐसे कौन कौन सी चीजें जिनसे लगेगा कि हाँ बस अब प्लेसेंटा क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। यस, वेरी गुड। सो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लेंथ है वो आपकी लंबी